हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के लेक्चर नंबर 12 के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक, देखिए आपके इस टॉपिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? जैसे कोई जो है सरफेस है, चाहे वो प्लेन हो चाहे जो है इरेगुलर हो, तो उस सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक, किसी भी प्लेन से, किसी भी जो है सरफेस से नॉर्मली और परपेंडिकुलर पास होने वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक जो है फील्ड लाइन को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी भी जो है सरफेस से नॉर्मली या परपेंडिकुलर पास होने वाली जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उन्हीं की जो है मेजरमेंट्स को, उन्हीं की जो टोटल नंबर्स को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे देखिए इसकी एक डिफिनेशन देखें, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दैट एरिया। किसी भी एरिया से, किसी भी सरफेस से नॉर्मली या परपेंडिकुलर पास होने वाली जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं उस एरिया के लिए। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस पर करता है, इसको हम मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो यह मैथमेटिकली हम देखें तो किस पर डिपेंड करता है। यहाँ से देखिए फाई ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई प्लेन सरफेस लिया है, ठीक, एक प्लेन सरफेस लिया, सपोज दैट इस प्लेन सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइन पास करेगी, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास करेगी, उतना ही इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मैग्नीट्यूड होगी, उतने जो है इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड होगा। जितने जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास करेंगी इस प्लेन से, जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा इस जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड होगा। यानी यह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई प्लेन लिया है, जिससे जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, उस जो है प्लेन्स का जो उस प्लेन या उस एरिया के लिए उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। देखिए सेकेंड टॉपिक है जिस पर डिपेंड करता है एरिया। उस सरफेस या उस प्लेन की एरिया जिससे पास होता है, उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया के। यहाँ से देखिए दो प्लेन हमने लिया है, दो प्लेन सरफेस, एक की एरिया जो आपकी A1 है और दूसरे की एरिया क्या है, A2 है। दो जो है हमने प्लेन सरफेस लिया, एक की एरिया A1, एक की एरिया A2। देखिए इसकी एरिया जो है इसकी अपेक्षा क्या है, थोड़ा लेस है, कम है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इन दोनों के एरिया से, तो देखिए इसकी एरिया क्या है, लेस है, तो इसकी एरिया लेस है, तो जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो क्या हैं, लेस होंगी। और इसकी एरिया इसकी जो है रिस्पेक्ट में क्या है, ग्रेटर है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, ये देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इसकी रिस्पेक्ट में ग्रेटर है। तो जिस या किसी भी प्लेन की या किसी भी सरफेस की एरिया जितना ज़्यादा होगी, उससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो नंबर होगी ज़्यादा होगी। यानी किसी जो है प्लेन की या किसी सरफेस की एरिया जितना ग्रेटर होगी, उससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर जो संख्या उतना ही ज़्यादा होगी। यानी जितना ज़्यादा आपकी जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उतना ही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जिसकी एरिया ज़्यादा होगी उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी और उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, और यहाँ से देखिए इसको जो है थर्ड पॉइंट जिस पे डिपेंड करता है। देखिए ये जो थर्ड क्वांटिटी आपकी क्या है, एंगल है। ये देखिए ये एंगल पे डिपेंड करता है। जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये एंगल पर भी डिपेंड करता है। सपोज दैट देखिए हमने यहाँ से ले लिया है एक प्लेन सरफेस इसमें लिया है, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, यह इसकी एरिया के क्या है, पैरेलल पास कर रही हैं। ये जो प्लेन लिया है हमने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पासिंग जो है मतलब वे के पैरेलल लिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या है कि इस प्लेन को जब हमने रखा है, ये कोई प्लेन है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, देखिए इसकी डायरेक्शन मतलब किसी भी प्लेन की जो डायरेक्शन होती है, इसके आउटवर्ड
बाहर की तरफ होती है, ठीक, आउटवर्ड होती है, और वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे हमने मान लीजिए हथेली लिया है, इसमें जो इसकी कुछ एरिया है, इसकी एरिया हम कुछ मान लेते हैं। अब इसकी जो मतलब डायरेक्शन होगी ये परपेंडिकुलर इसके क्या होगी, आउटवर्ड होगी। चाहे आप आउटवर्ड इसके मतलब सामने की तरफ लीजिए, चाहे पीछे की तरफ आउटवर्ड लीजिए, तो इसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। किसी भी प्लेन के एरिया के परपेंडिकुलर जो है होती है उसकी डायरेक्शन, जिसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्लेन लिया गया है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके जो है परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है इसी एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन में पास कर रही हैं। यानी यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक जो है फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, सेम है। यानी दोनों के बीच का जो एंगल क्या है, 0 डिग्री है। ये जो है प्लेन है, ये इस एरिया जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या परपेंडिकुलर मान सकते हैं, बट इसका जो एरिया वेक्टर है यानी इसके जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वह क्या होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की ही डायरेक्शन में होगी। यानी दोनों के बीच ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो है जो एरिया इसकी है, एरिया वेक्टर, दोनों की जो है डायरेक्शन सेम है। यानी दोनों के बीच 0 डिग्री का जो है एंगल क्रिएट हो रहा है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह मैक्सिमम होगा। अगर दोनों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच 0 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो। यहाँ पर देखिए हमने जो है एरिया वेक्टर को क्या किया है, एरिया वेक्टर को इसके परपेंडिकुलर मान लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो है परपेंडिकुलर हमने ले लिया है एरिया वेक्टर। ये जो है प्लेन इसके पैरेलल रखा हुआ है इस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, लेकिन ये जिसका एरिया वेक्टर है वह क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। यानी ये जो है एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है तो इससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह क्या हो, 0 होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह किस पे डिपेंड करता है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, और जो है यहाँ पे आप इसके प्लेन के एरिया पर डिपेंड करता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी प्रकार जो है ये आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, इस जो है एरिया वेक्टर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो है बीच की एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये फाई प्रोपोर्शनल होता है किसके, फाई प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसकी एरिया A और इसके एंगल कॉस थीटा के। यहाँ से जो है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EA कॉस थीटा के। अब देखिए इसको हम इक्वल करने के लिए कांस्टेंट देते हैं और उस कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट देंगे उसकी जो है वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से फाई E इक्वल टू होता है EA कॉस थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यह वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, सॉरी वेक्टर फॉर्म के, इसको देखिए अगर हम इसको और लिखना चाहें तो ये देखिए दो क्या हैं, एरिया वेक्टर और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम फाई को लिख सकते हैं दो वेक्टर क्वांटिटी का ए स्केलर जो है स्केलर सॉरी डॉट मल्टीप्लिकेशन है, दो वेक्टर क्वांटिटी का यह क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लिखा जा सकता है। यानी ये दोनों जो है वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है फाई। तो हम कह सकते हैं कि फाई ये क्या है, ये आपकी जो है एक स्केलर क्वांटिटी होगी। दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर जो है सॉरी स्केलर आपका डॉट प्रोडक्ट, यानी हाँ स्केलर प्रोडक्ट है। तो इसको हम कह सकते हैं फाई ई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि किसी प्लेन के लिए हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वह फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा था। फाई जहाँ फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए के रूप में हमने जो लिखा था। यहाँ देखिए प्लेन सरफेस के लिए हमने निकाला था। यहाँ पर जो है फ्लक्स जो है ई वेक्टर ई ए और जो इसके बीच के एंगल थीटा पर डिपेंड करता था। ये प्लेन सरफेस के लिए था। तो अगर हम किसी जो है इर्रेगुलर सरफेस के लिए, कोई इर्रेगुलर सरफेस है जैसे हमने यहाँ पर लिया था, इसके लिए हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें,
तो देखिए किसी इरेगुलर सरफेस के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि इस पूरी सरफेस का जो एरिया है वह क्या है, एस है। इस पूरी सरफेस का हमने एरिया मान लिया, सरफेस एरिया कैपिटल एस। तो इस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस, स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस मतलब इस पूरे पृष्ठ पर छोटे छोटे कई सारे जो है एरिया एलिमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इस सरफेस एरिया पूरे यस को छोटे छोटे एलिमेंट एरिया डी एस में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से हम इलेक्ट्रिक जो है फील्ड लाइन जो है पास करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम इससे पास कर रहे हैं इन सभी स्मॉल एरिया एलिमेंट से, लेकिन इसकी जो एरिया वेक्टर होगी इस स्मॉल जो है एलिमेंट की हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर या नॉर्मल होगी। तो इसका एरिया जो वेक्टर होगा इस स्मॉल एलिमेंट का वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर जो डी एस लिया गया स्मॉल एरिया एलिमेंट तो उसकी भी जो है आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ एरिया वेक्टर जो आपका लिया गया है डी एस, इसकी भी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है आपकी आउटवर्ड होगी, वो भी इसके साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। यहाँ पर देखिए अब इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास किया है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से देखिए क्या कर रही हैं, इंटर कर रही हैं इस आपके जो है स्मॉल एरिया एलिमेंट में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही हैं, इंटर कर रही हैं, वह इस एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल थीटा बनाती हैं वो 90 डिग्री से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक, यहाँ पर जो है जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, इंटर करेंगी इस सरफेस में, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली इस सरफेस में इंटर करती हैं वो सब एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल थीटा क्रिएट करती हैं वह आपका क्या होता है, 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे जो है आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलते हैं वो सब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल क्रिएट करती हैं वह एंगल थीटा 90 डिग्री से लेस होता है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रही हैं इस स्मॉल एरिया एलिमेंट में वो सब एरिया वेक्टर के साथ जो थीटा एंगल क्रिएट कर रही हैं वो 90 डिग्री से ग्रेटर, और जो लाइन जो है आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल रही हैं वो सब जो है एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल थीटा क्रिएट कर रही हैं वो थीटा 90 डिग्री से लेस होता है। इसके लिए देखिए अगर हमको क्या करना है, इस जो है पूरी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, यानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो पास कर रही हैं इन्हीं सब की जो है टोटल मेजरमेंट होगी, वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। तो यहाँ से देखिए इसके लिए हम क्या करें, स्मॉल एलिमेंट इस पर ले लिए, स्मॉल एरिया एलिमेंट, और इन सब के कारण जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले कैलकुलेट कर लेंगे और बाद में इन जो है कई सारे स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा या उससे जो पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या होगी उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। उन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, वेक्टरली ऐड कर लेंगे जो है। जब सबको ऐड कर लेंगे तो आपका जो है इस पूरी सरफेस का आपका फ्लक्स निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके लिए देखिए हम क्या करें, इन सब स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण जो है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस सबको जो है कैलकुलेट करके सबको एक साथ ऐड कर दें तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। या हम क्या करें, इस जो है वेक्टर ई डॉट वेक्टर यानी दोनों के जो है स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या करें, जो है इंटीग्रेशन कर दें तो आपका ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से लेकर हम क्या करेंगे, या तो इन सब का जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके इस स्मॉल एलिमेंट के कारण सबको एक साथ क्या कर लें, ऐड कर लें, या इन्हीं सबको ऐड करने को हम इंटीग्रेशन मेथड कह सकते हैं। तो हम इस क्या करें, इस वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस का जो है क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। या तो सभी को क्या करें, स्मॉल जो है एरिया एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक साथ ऐड कर लें, या उसको जो है इन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस का क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें। अब यहाँ देखिए इस इंटीग्रेशन के ऊपर एक हमने सर्किल लगाया है, इसका मतलब यह है कि ये जो सरफेस है कैसा क्लोज है। तो इस क्लोज सरफेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको इसके ऊपर जो हम एक सर्किल बना देंगे, यानी इसको हम पढ़ेंगे क्लोज इंटीग्रेशन। तो यहाँ से किसी भी जो है इरेगुलर सरफेस से पास होने वाला जो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू इस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस के क्लोज इंटीग्रेशन के इक्वल होती है। तो इस इरेगुलर सरफेस से पास होने वाला जो आपका टोटल
इलेक्ट्रिक फील्ड फाई ई हो जाएगा, वह वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस का क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमने बताया कि ये किस पर डिपेंड करता है, कॉस थीटा पर। अगर देखिए यहाँ से जो लाइन इंटर कर रही है, जितने भी लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही है, वो सब इस एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहे हैं वह 90 डिग्री से ग्रेटर है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है तो यहाँ से कास 90 से ग्रेटर जो भी वैल्यू आएगी वह क्या आएगी, निगेटिव आएगी। कास 90 से एबव जो भी रहेगा, कास 120, कास 140, ये सब क्या आएगा, इसमें जो कास की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो जब कास की वैल्यू निगेटिव आए तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका निगेटिव हो जाएगा। और ये लाइन जो है इससे आउटवर्ड जा रही हैं, इन सब लाइन में जो है एरिया वेक्टर के साथ बना एंगल क्या 90 से लेस है, तो 90 से लेस यानी कास पॉजिटिव होगा। जब कास पॉजिटिव होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और ये दो प्रकार का होता है, एक जो आपका पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस में इंटर कर रही हैं, चाहे वो प्लेन हो चाहे रेगुलर सरफेस हो, अगर किसी सरफेस में कोई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करती है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया जाता है वह निगेटिव होता है। और जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस से बाहर निकलती है आउटवर्ड, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया जाता है वह आपका पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इंटर कर रही है तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है निगेटिव, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल रही है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका पॉजिटिव होता है, क्योंकि वहाँ पर जो थीटा है कॉस थीटा वो क्या होगा 90 डिग्री से लेस होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम। देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है गॉसेस लॉ और गॉसेस थ्योरम। देखिए गॉसेस थ्योरम क्या कहती है कि अगर जो है किसी भी जो है सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है तो उन सब की जो मेजरमेंट होगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसी भी सरफेस के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वह गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, यानी जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी जो सरफेस के लिए, जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग उस जो है सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा उस टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका क्या है कि जो है किसी भी क्लोज सरफेस से उसके वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस का जो इंटीग्रेशन यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह उस जो है सरफेस के बीच में जो है उस सरफेस के अंदर जो आपका प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका होगा किसी क्लोज सरफेस के लिए या किसी भी सरफेस के लिए, वह उसके जो है अंदर आपका प्रेजेंट चार्ज Q का 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 गुना होता है। ठीक, अब देखिए इसकी हम डिफिनेशन देखें। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। सरफेस के अंदर जो जितना चार्ज होता है उस टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स आपका जो है टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब इसके देखिए इसको हम प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक स्फेरिकल एक जो कोई हमने स्फेरिकल में एक मान लिया है क्या सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस मान लिया है और इसके सेंटर पर इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर हमने कोई पॉइंट चार्ज प्लस Q रख दिया है। अब इस प्लस Q चार्ज के कारण मान लेते हैं इस जो स्फेरिकल सरफेस की रेडियस r मीटर की जो डिस्टेंस पर या r रेडियस पर जितने भी पॉइंट होंगे इन सब पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होगी वह क्या होगी, सेम होगी। इस पॉइंट चार्ज प्लस Q के कारण r मीटर की इसकी रेडियस r मीटर की डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, प्रोड्यूस होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो का मैग्नीट्यूड होगा वह आपके जो है एवरी पॉइंट पर क्या होगा, इक्वल होगा। और यह कितना होगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी एवरी पॉइंट्स पर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इतना जो क्या हो जाएगी एवरी पॉइंट पे आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए इसकी डायरेक्शन की हम बात करें तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वह क्या होती है, आउटवर्ड होती है। तो ये सभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इन सब की डायरेक्शन इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगी, आउटवर्ड होती है। ठीक, अब यहाँ से गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग इससे जो है पास होने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है या नेट इलेक्ट्रिक जो है फ्लक्स होगा फाई वह क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर इंटू डी एस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए हम क्या किए, इस सरफेस पर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने एक जो है स्मॉल एलिमेंट ले लिया है डी एस, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया है डी एस, इसकी डायरेक्शन और इससे पास होने वाली जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो हमने क्या किया है, इस स्फेरिकल सरफेस पर एक जो है स्मॉल एरिया एलिमेंट ds ले लिया है जिसकी डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो है डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ से देखिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस जो है स्मॉल एलिमेंट जो है एरिया के लिए कैलकुलेट कर लें और इन सबको क्या कर लें, ऐड कर लें। ऐसे जो मान लीजिए सरफेस पर हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया है, तो इसे यहाँ पर भी स्मॉल एरिया एलिमेंट, मतलब पूरे स्फेरिकल सरफेस पर हम स्मॉल एरिया एलिमेंट ले करके उससे जो है पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैलकुलेट कर लें, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर लें और सबको जो ऐड कर दें तो आपका जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। इसके लिए देखिए आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी एस। ठीक, ये स्मॉल जो है एरिया एलिमेंट डी एस के लिए हो गया। अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक जो है फ्लक्स निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपका ये जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। यहाँ से देखिए ये दो स्केलर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है जिसको हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। अब हम जानते हैं दोनों देख रहे हैं सेम डायरेक्शन में हैं, तो अगर ई और डी एस जब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो यहाँ से इनके बीच जो एंगल क्रिएट होगा वह आपका होगा 0 डिग्री, और कास 0 की वैल्यू कितनी होती है, हम जानते हैं कास 0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। कास 0 की वैल्यू 1 होगी तो ये हो गया ई डी एस। अभी हमने बात किया कि किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वह क्या होगी, सेम होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम जो है बाहर कर लिए तो आपका हो गया ये इंटीग्रेशन डी एस। अब देखिए इंटीग्रेशन डी एस क्या है, अगर इस सरफेस पर हमने इतना स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया तो डी एस था, और थोड़ा सा यहाँ पर कोई स्मॉल एलिमेंट लिया तो डी एस, ऐसे टोटल सरफेस पर डी एस जो हो जाएगा तो आपका टोटल सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी इसकी, ये जो स्फेरिकल है ना, तो इसकी टोटल सरफेस एरिया हम मान लेते हैं आपका 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आपका फाई नेट इक्वल टू हो जाएगा, आपकी ई की वैल्यू हमने रख दिया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और उस स्फेरिकल सरफेस की एरिया हमने रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, यानी क्लोज इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू हमने क्या रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, जो इस स्फेरिकल सरफेस की क्या है टोटल सरफेस एरिया है। तो यहाँ से देखिए 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से फाई नेट इक्वल टू क्या बच गया आपका क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही आपकी गॉसेस थ्योरम है। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आपके इसके अनुप्रयोग के बारे में। थैंक यू।